हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। एक दुल्हन अपने घर में शादी होकर आती है। शादी की पहली रात उसका पति उसका घूंघट उठाता है और घूंघट उठाते ही कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, और उसकी बहुत तारीफ करता है। लेकिन जैसे ही दुल्हन यह सब सुनती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दुल्हन का पति यह सब देखकर हैरान हो जाता है और उसका हाथ अपने हाथों में लिए कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें यहाँ वह सब सुख मिलेगा जो तुम चाहती हो। दुनिया की हर खुशी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। इस पर दुल्हन कहती है, मुझे आज की रात तुम जितनी भी खुशियाँ देना चाहते हो दे दो, और मुझसे जो चाहते हो ले लो। मेरे साथ जो करना चाहते हो कर लो। आज की रात तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है, लेकिन कल सुबह होते ही मेरी लाश मेरे मायके भिजवा देना। तो चलिए फिर आज की एक अनोखी कहानी और रुला देने वाली कहानी आपके सामने शुरू करती हूँ। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप जो भी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा हौसला मिलता रहे और आगे इस तरह की कहानी आपके लिए लाती रहूँ। तो चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। यूपी में एक गांव पड़ता है खेड़ी। उस गांव में एक लड़की रहा करती थी। उसकी 3 और सहेलियां थीं। वह चारों एक कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रही थी। उनका बीएससी फाइनल था। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गाँव से दूर एक कॉलेज में जाया करती थी, और जिस रास्ते से वह जाया करती थी उस रास्ते पर एक नदी पड़ा करती थी। उस नदी पर बने पुल को पार करते हुए उन लोगों को कॉलेज तक पहुंचना होता था। और उस नदी की खास बात यह थी कि उस नदी पर पत्थरों के बीच से पानी इस तरह से आया करता था जैसे मानो कोई झरना बह रहा हो, और देखने में बहुत खूबसूरत लगता था। काफी लोग वहीं रुककर अपनी सेल्फी लिया करते थे, और वह चारों लड़कियां उसी रास्ते से होकर रोज अपने कॉलेज जाया करती थी। वह भी रोज ही उस नज़ारे को देखकर वहां थोड़ी देर रुकती और मौज मस्ती करती, और उसके बाद अपने कॉलेज के लिए निकल जाया करती थी। उस नदी पर कई मछुआरे भी मछलियां पकड़ने आया करते थे। उस नदी का नज़ारा देखने वाला होता था। दिन यूं ही गुजर रहे थे। वह लड़कियां डेली इस रास्ते से होकर जाती थी। वह मछुआरों को मछली पकड़ते हुए देखकर बड़ी खुश हुआ करती थी। लेकिन उनमें से एक, जिसका नाम कविता था, उसे मछलियां बहुत अच्छी लगती थी। आज भी वह लड़कियां रोज की तरह अपने कॉलेज से आ रही थी, और जैसे ही वह नदी पर आई, रोज की तरह वह आज भी वहां थोड़ी देर रुक गई, वह खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए। लेकिन उनकी नज़र आज एक ऐसे मछुआरे पर पड़ी जो एक साथ कई कई मछलियां पकड़ रहा था और मछली पकड़ने में माहिर था। आज शायद वह कोई नया मछुआरा आया था, और वह एक 22 साल का लड़का था जिसका नाम अभय था। चारों लड़कियां उसके हुनर को देखकर हैरान थी। वह चारों लड़कियां उस मछुआरे के पास जाती हैं और उनमें से कविता कहती है कि मुझे भी मछली पकड़ना है, मुझे भी मछली पकड़ना अच्छा लगता है। तब वह मछुआरा अभय कहता है कि तुम मछली पकड़कर क्या करोगी? यह गंदा काम है, और वह तुम कैसे कर सकती हो? तो इस पर जवाब में कविता कहती है कि मैं भी मछली खाती हूँ, मुझे मछली से कोई एलर्जी नहीं है। तो अभय कहता है कि चलो अभी देखते हैं, अभी मछली जब कांटे में आएगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तब तुम उसे खींचना। और 5 मिनट बाद ही कांटे में एक मछली आ जाती है। वह कविता को कहता है कि चलो ये रस्सी पकड़ो और खींचो। वह उस मछली को खींचने लगते हैं, लेकिन उससे वह मछली नहीं खींच पाती। इसलिए वह अभय से फिर से कहती है कि आप भी मेरे साथ खींचे, शायद कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मछली मेरे चक्कर में वापस अंदर गिर जाए। तो वह फिर दोनों मिलकर मछली को आपस में खींचते हैं, और इस तरह अभय और कविता दोनों मिलकर मछली को निकाल लेते हैं। कविता को इसमें बहुत मजा आता है, और वह यह सब करके अपने घर को चली जाती है। कविता तो अपने घर चली जाती है, लेकिन उस रात अभय को पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि मछली पकड़ने के दौरान जब कविता और उसके हाथ आपस में टकराए थे तो उसके छूने का एहसास बार बार महसूस हो रहा था। वह उससे भूले नहीं बुलाया जा रहा था। मछली पकड़ते टाइम दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो रहे थे, और इसी वजह से आज पूरी रात अभय को नींद नहीं आई थी। और यहीं से उसकी जिंदगी में एक नया खेल शुरू होता है। अगले दिन सुबह अभय अपनी रस्सी और कांटा लेकर फिर से उसी जगह पर पहुंच जाता है, और दोपहर के टाइम नहीं बल्कि सुबह जल्दी ही पहुंच जाता है। तभी जब कविता अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज जाने के लिए उस पुल पर पहुंचती है और अभय को वहां देखती है, तो कविता कहती है, अरे तुम आज जल्दी कैसे आ गए? आज तो यहाँ अभी तक कोई नहीं है। तो अभय कहता है कि बस मैं ऐसे ही जल्दी आ गया। तब कविता कहती है कि मुझे आज भी मछली पकड़नी है, तो तुम यहीं रुकना, जाना नहीं। अभय कहता है ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह उसको फिर से कहती है कि तुम जाना मत। तो वह कहता है कि हाँ हाँ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि शायद वह जाने के लिए आया ही नहीं था, उसे तो कविता से मिलना था।
तक याद आ रहा था। शायद उसे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था। शाम के 4 बजे के आसपास वह लड़कियां फिर से इस पुल से होते हुए उस लड़के के पास आती हैं। और भी मछुआरे उस टाइम वहाँ पर होते हैं। वह लड़की अभय के पास सीधा जाती है और बोलती है कि लाओ, कहाँ है मछली, मुझे फिर से निकालनी है। तो बोलता है कि एक मछली कांटे में फंसी है और अभी अभी फंसी है, जबकि मछली वह सुबह से फंसाए बैठा था और उसी के इंतजार में था कि वह आएगी तो उसके साथ ही वह मछली निकालेगा। और इस तरह आज भी दोनों ने मिलकर उस मछली को निकालते हैं। कविता को इस मछली पकड़ने में बहुत मजा आ रहा होता है। और जैसे ही कल उन दोनों के आपस में हाथ टकरा रहे थे, आज कविता के बाल, कविता का चेहरा, कविता का पूरा शरीर उससे टकराता है। तो कविता को भी एक अलग सा ही एहसास होता है। और जब कविता मछली पकड़ने के बाद घर को जाने लगती है तो अभय कहता है कि अरे, जब ये मछली तुमने पकड़ी है तो तुम इसे मछली को अपने घर ले जाओ, तुम तो मछली खाती हो ना। तो कविता कहती है कि तुम पागल हो क्या, मैं इसे रास्ते में हाथ में कैसे लेकर जाऊंगी, और कॉलेज में किसी को पता चल गया तो तुम क्या कॉलेज से मुझे निकलवाना चाहते हो। इतने में उसकी फ्रेंड मछली वाले से कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है इन्हें मछली देने का तो इसे भूनकर यहीं खिला दो। कविता की सहेली ने ये बातें मजाक में कही थी और चारों खिलखिलाकर हंसते हुए अपने घर की तरफ चली गई। लेकिन अगले दिन जब वह फिर से अपने कॉलेज से लौटती हैं और उसी पुल पर पहुंचती हैं तो अभय उन्हें वहीं खड़ा मिलता है और कविता से बोलता है कि लोग खा लो मछली। तो वे सब मिलकर हंसने लगती हैं। कविता की सहेलियां बोलती हैं कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, तुम तो सच में ही मछली भून कर ले आए। और वह फिर से सारी खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। अभय कहता है कि जब ले आया हूँ तो खा लो, और कविता अभय की बात मान जाती है। वह सभी मिलकर फिर पुल के नीचे जाते हैं और वहां जाकर सभी बैठकर उस मछली को खाते हैं और वहीं पर नदी का पानी पीकर वापस अपने घर को निकल जाते हैं। जब रास्ते में कविता अपनी सहेलियों के साथ जा रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसे रास्ते में चिढ़ाती हैं कि देखो, एक बार कह देने से ही तुम्हारे लिए मछली भून कर ले आया है। लगता है कुछ तो बात जरूर है, लड़का बहुत अच्छा है और खूबसूरत भी है और लगता है तुम्हें प्यार भी करने लगा है। तो इस पर कविता कहती है कि अकेले मैंने मछली नहीं खाई है, तुम चारों ने भी खाई है। इतने में लड़कियां कहती हैं कि अरे तुम तो गुस्सा क्यों होती हो, हम तो मजाक कर रहे थे। और इस तरह से मस्ती करती वह घर के लिए निकल जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना, शायद पहला प्यार इसी तरह से होता है। जब कविता अपने घर पहुंच जाती है तो अपनी फ्रेंड की बातों को सोच सोचकर उसके मन में भी कुछ गुदगुदी सी होने लगती है। उसे भी लगता है कि कुछ तो बात है उस लड़के में, जो उसके कहने भर से मैंने उसकी मछलियां खा ली और 2 दिन से जब से उससे मिल रही हूँ मन करता है उससे मिलने का। कविता की रात भी आज अभय की तरह गुजर रही थी। शायद दोनों ही तरफ फीलिंग बराबर थी। अगले दिन फिर चारों सहेलियां इस पुल से होते हुए अपने कॉलेज के लिए निकलती हैं। फिर से उनकी मुलाकात अभय से होती है। कविता अभय से कहती है कि तुम जाना मत, मैं शाम को यहीं से आऊंगी, मेरा इंतजार करना। और उसे देखकर मुस्कुराती हुई चली जाती है। शाम को फिर उसी रास्ते से वह चारों दोस्त उसी पुल पर आती हैं और Received Paytm payment of 20 rupees। तो कहता है समोसे। कविता कहती है हाँ, हम तुम्हारे लिए समोसे लेकर आए हैं। कल तुमने हमें मच्छी खिलाई थी, आज हम तुम्हारे लिए समोसे कुछ और चीज खाने के लिए लाए हैं। और इस तरह वे चारों फिर से उसी जगह पर जाकर वह सब चीज खाते हैं। खाते खाते एक बार अभय फिर कविता से पूछता है कि तुम मेरे लिए सब चीज क्यों लेकर आई हो। तो वह बोलती है कि तुमने हमें कल मछली खिलाई थी, बस इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो कहता है मैंने तो तुम्हें मछली खिलाने के साथ साथ मछली पकड़ना भी सिखाया है, तो तुम मुझे क्या सिखाओगी। तो कविता बोलती है मुझे तो कुछ ऐसा आता ही नहीं है, हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, तुम्हें पढ़ना जरूर सिखा सकती हूँ। इस पर अभय कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी BSc किया हुआ है और अभी अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। कविता और उसकी सहेलियां उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। कविता हैरानी से पूछती है कि फिर तुम यह मछली पकड़ने का काम क्यों करते हो। तो अभय बताता है कि उसकी माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहती है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें मछली खाने के लिए कहा है। बस मैं अपनी मम्मी के लिए मछली पकड़ने के लिए आता हूँ और वैसे भी मैं भी मछुआरे के इलाकों में ही रहता हूँ, मैं भी एक मछुआरे का बेटा हूँ। हमारा खानदानी पेशा मछली पकड़ना ही है, इसलिए मैं आसानी से ये काम कर लेता हूँ। और इस तरह बातें करने के बाद वह अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इस तरह से रोज मिलने के दौरान उन दोनों में कब प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता। अब वह डेली उसी पुल पर मिलते हैं, एक दूसरे से अपना नंबर शेयर करते हैं, साथ खाते पीते हैं। उस पुल के अलावा भी अब उसे कहीं और भी घुमाने ले जाता है और इस तरह उनका प्यार बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार छुपाए नहीं छुपता, तो ऐसा ही कविता के साथ भी हुआ। कविता के घर वालों को पता चल गया कि
कि उसका एक लड़के से प्यार है। इतना पता चलते ही कविता के घर वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं। कविता एक बहुत ही दबंग खानदान से ताल्लुक़ रखती है। उसके चाचा, उसकी पूरी फैमिली, यहाँ तक कि पूरा गांव इसी तरह का होता है, जहाँ ठेकेदार और दबंग टाइप के लोग रहते हैं। और कविता भी एक ऐसे ही परिवार से थी और गुस्से में उसके परिवार वाले उस पुल पर जाकर डंडों से लगातार अभय की जोरदार पिटाई कर देते हैं। अभय को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार ये लोग मुझे मार क्यों रहे हैं। जो आसपास के लोग होते हैं वह भी डर के मारे अलग अलग हो जाते हैं। तभी उन लोगों में से एक आदमी बोलता है कि आज के बाद हमने तुम्हें यहाँ देखा या उस लड़की से मिलते हुए देखा तो तुम्हें यहीं मारकर फेंक देंगे। अब अभय को समझ आ जाता है कि ये लोग मुझे क्यों मारने आए हैं और कुछ दिन तक वह पुल पर नहीं आता। पर कहते हैं ना, रोक सके जो दिल वालों को ऐसी कोई दीवार नहीं। तो यही हाल अभय और कविता का भी होता है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगते हैं। दोनों दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अब वह मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। 6-7 दिन बीत जाने के बाद उसका जब थोड़ा डर खत्म हो जाता है तो वह फिर से उस पुल पर आ जाता है और कविता का इंतजार करता है। कविता भी जैसे तैसे करके अपने घर से उससे मिलने के लिए आती है और फिर से यही सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन फिर से न जाने कैसे कविता के घर वालों को खबर होती है और एक दिन दोनों को आपस में मिलते हुए देख लेते हैं। फिर से अभय की खूब पिटाई की जाती है और उसे नदी में फेंक दिया जाता है। कविता उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है और वह लड़कियां भी, लेकिन उसके घर वाले उसे अपने साथ ले जाते हैं। वह नदी इतनी गहरी नहीं थी कि इसमें कोई डूब के मर जाए। अभय नदी के लिए नदी से निकलकर बाहर अपने घर चला जाता है और कुछ दिन बाद फिर से मिलने की कोशिश करता है। अब वह इतनी मोहब्बत करने लगे थे, एक दूसरे के बिना एक मिनट नहीं रह सकते थे और फिर से मिलने लगते हैं। और एक दिन दोनों पुल पर मिलते हैं और आपस में शादी करने का फैसला करते हैं और दोनों भागकर एक मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर शादी कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन इस बात की खबर जैसे ही उनके घर वालों को लगती है, वह लोग अभय पर एक झूठा केस लगाकर चोरी और लड़की को भगाने का उसे जेल में करवा देते हैं और उसे 4 महीने की जेल हो जाती है। इस दौरान कविता के घर वाले सोचते हैं क्यों ना इससे पीछा छुड़ाने के लिए कविता की जल्द से जल्द शादी कर दी जाए और उसके लिए यूपी के ही पास के गांव का लड़का देखकर उसकी शादी तय कर देते हैं। 2 महीने बाद शादी भी कर देते हैं। जिस लड़के से उसकी शादी होती है उसका नाम आकाश होता है। कविता शादी होकर उसके घर भी चली जाती है और फिर वही स्वागत वाला दिन आता है। कविता उससे कहती है कि तुम्हें जो चाहे करना है आज की रात कर लो और जो भी तुम्हें मुझसे चाहिए वह ले लो, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे घर पहुंचा देना। लेकिन वह लड़का गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि ऐसे कैसे हम तुम्हें मरने देंगे और तुम्हें हम इतना पैसा खर्च करके ब्याह कर लाए हैं और तुम्हें अब इसी घर में रहना है। तुम्हारी पिछली जिंदगी क्या थी इससे मुझे कोई मतलब नहीं है और अब मेरा तुम पर पूरा हक है और अब तुम्हें हर हाल में यही रहना होगा। सुख हो या दुख हो तुम्हें यही रहना होगा, यहाँ से तुम कहीं नहीं जाओगी। तब कविता आकाश से कहती है कि तुम जो चाहे कर लो, मुझे जिंदा नहीं रहना है। जिस पल भी मुझे मौका मिलेगा और जिस पल मैं घर में अकेली होंगी मैं अपनी जान दे दूंगी। और इस तरह से वह अपने पति आकाश को अपनी और अभय की पूरी कहानी बता देती है कि किस कदर हम एक दूसरे से प्यार करते थे और कैसे यह सब सारा मामला यहाँ तक पहुँचा। सारी कहानी सुनने के बाद आकाश एकदम से खड़ा हो जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है और 2 ही मिनट बाद वह फिर से कमरे में आता है और उसके पीछे साथ साथ अभय भी होता है। आकाश कविता से कहता है कि देखो यह आ गया तुम्हारा अभय। कविता अभय को देखकर हैरान हो जाती है। वह कभी अभय की तरफ देखती है तो कभी आकाश की तरफ और फिर अचानक बेड से कूदकर जाकर अभय के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। आकाश से रोते हुए पूछती है कि आखिर यह सब क्या है और इतनी ही देर में कुछ और रिश्तेदार कमरे में आ जाते हैं और सभी तालियां बजाने लगते हैं। कविता सबको हैरानी से देखती है, सोचती है आखिर हो क्या रहा है, यह कोई साजिश है या कोई चाल तो नहीं। लेकिन उसके बाद आकाश जो कहानी सुनाता है वह तो हैरान ही रह जाती है। आकाश उसे बताता है कि जिस दिन हमारी शादी होने वाली थी उसी दिन ये जेल से रिहा होकर मेरे पास आया था। इसके अच्छे स्वभाव के कारण इसे जल्दी रिहा कर दिया गया। यह मेरा दोस्त है और कभी मेरे साथ ही पढ़ा करता था और जब इसे पता चला कि मेरी शादी तुमसे हो रही है तो यह मेरा एड्रेस पता करते हुए मेरे घर पहुंच गया और जब मैंने इसे अपने घर पर देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा मैंने तो इसे शादी में बुलाया ही नहीं था, ये यहाँ कैसे आ गया। तब अभय ने मुझे तुम्हारे
मुझसे एक लड़की का जिक्र किया था कि वह किसी से प्यार करता है। तब मैं ये नहीं जानता था कि तुम ही वह लड़की हो। और जब शादी वाले दिन मैंने अभय से कहा कि जब तुम उससे इतना प्यार करते थे और वह भी तुमसे इतना प्यार करती थी तो तुमने उसे अपनाया क्यों नहीं, उससे शादी क्यों नहीं की। तब अभय ने मुझे सारी कहानी बताई कि कैसे कैसे उसे कितनी बार पीटा गया, मारा गया, जेल भेजा गया और यह भी बताया कि वह तुमसे शादी कर चुका है। उसके बाद अभय ने मुझे वह कागज भी दिखाया जो तुमने उसे जेल में अपनी सहेली के साथ भेजा था। उस कागज पर लिखा था कि मेरी शादी हो रही है और मेरे माँ बाप का जो मुझ पर हक है मैं उसे अदा करने के लिए शादी के लिए तैयार हो गई हूँ। लेकिन शादी से अगले ही दिन मेरी लाश तुम्हें मायके में मिलेगी। जब वह लेटर मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत रोना आया और मैंने अपने पापा को बुलाया और पापा को भी सारी बात बताई। जब हम तीनों ने बातें की तो हमने एक प्लान बनाया और अभय से कहा कि अगर तुम वहाँ वापस गए तो वे तुम्हारे साथ फिर से वही हाल करेंगे और तुम्हारी शादी उससे नहीं होने देंगे। इसलिए मैं उससे शादी कर लेता हूँ और उसके बाद अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए जरा भी प्यार हुआ तो तुम्हारी कविता तुम्हें मिल जाएगी। और वैसे भी तुम तो शादी कर ही चुके हो तो कविता तुम्हारी ही रहेगी। इस तरह से हमने ये प्लान बनाया और जब आज रात मैंने तुमसे बहुत जोर जबरदस्ती भी की और कहा कि तुम्हें यहीं रहना है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने साफ कह दिया कि मेरी अर्थी यहाँ से जाएगी, तो मैं समझ गया कि तुम अभय से बहुत प्यार करती हो। तो बस सारी बातें अब तुम्हारे सामने साफ हैं। और उसके बाद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आकाश के पिता कविता को कहते हैं कि तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम अभय के साथ ही खुश रहना, अभय से तुम्हें कोई दूर नहीं कर सकता। आकाश के पिता पेशे से वकील थे और उन्हें कविता को कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं तुम्हारी तरफ से केस लड़ूंगा। और इस तरह सब लोग खुश हो जाते हैं। सारे घर वाले कमरे से बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर अब अभय, आकाश और कविता ही रह जाते हैं। तीनों आपस में बातचीत करते हैं। अभय आकाश से कहता है कि भाई मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तब आकाश हंसते हुए कहता है कि अरे इतना एहसान मानने की जरूरत नहीं है, जाकर हनीमून मनाओ और हाँ मेरे लिए भी इसी तरह की एक लड़की ढूंढ कर लाओ जो इतना प्यार करने वाली हो। दोस्तों